Hello and welcome to UPSC Scholar. Today we'll be looking at the current affairs for the last 1 week, that is from 5th June to 11th of June. We'll be covering it from Indian Express newspaper and we'll be looking at it only from the UPSC perspective. That is useful for our exam. So let's begin. My name is Sachin. Our first current affairs is from Polity. I had made a very brief explanation on my last video about this whole Manipur controversy that is happening, Manipur violence that is happening. There is a small update in it. There is this panel that has been formed by the government, that is Ajay Lamba panel, to investigate the violence that has been happening between the tribes. And there is one more panel that has been set up, that is the peace panel. That is कि अगर कुछ peace pact हो दोनों tribes के बीच में, दो tribes थी ना, कुकी थी, दूसरी थी मीती, इनके बीच में अगर पीस पैक्ट होता है तो वो जो वहाँ की गवर्नर है अनुसुईया यूके पैनल वो उसको रेगुलेट करेगा। मगर जो अभी तक का जो भी वायलेंस हुआ है उसके लिए अजय लांबा पैनल है। बस इतनी सी अपडेट थी। इफ देयर वुड बी एनीथिंग एल्स आई वुड बी अपडेटिंग इट इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, द नेक्स्ट थिंग वाज the news is from West Bengal. There is this tribe called Kutmis. They are currently having this OBC status, but now what they want is to get this ST status. So the panchayat elections are going to happen in West Bengal very soon in July. So before that they are performing this, जो भी इनका protest type का है ये उसको कर रहे हैं कि हमको ST status दीजिए। Currently they are listed as OBC. तो इसमें अगर कुछ अपडेट होगी तो आई विल अपडेट यू, बट लेट्स लुक एट सम ऑफ द बेसिक्स। जो एसटी होते हैं, दे आर द ओनली ट्राइब्स, दे आर बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस। कितना वो पिछड़े हुए एरिया में है, कितने रिमोट एरियाज में है, मतलब या कितने बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, उस हिसाब से उनको एसटी स्टेटस दिया जाता है। वेयर one more point to be noted is SC, ST, these all are backwards, oppressed, and deprived classes of the society. Whereas OBC are also these all things. ये सब वो भी होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, ऑप्रेस्ड होते हैं, सब कुछ होता है, बट ओबीसी का जो स्टेटस मिलता है वो मिलता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को देखकर कि आप एजुकेशनली आपका जो कास्ट है वो कितना पिछड़ा हुआ है, उस चीज को देखकर ये स्टेटस दिया जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस इन ऑर्डर टू गेट द एसटी टैग? फॉर दिस, recommendations by state government is sent to the central government, that is to the Ministry of Tribal Affairs, which reviews and sends them to the Registrar General for the approval. और उसके बाद ये फाइल जाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, आर्टिकल 338A। उसके बाद अगर वो अप्रूव कर देते हैं, लिस्ट इज सेंट टू द कैबिनेट फॉर द फाइनल डिसीजन। वो अप्रूव कर देते हैं तो आपको एसटी स्टेटस मिल जाता है किसी भी ट्राइब को। तो इसीलिए अभी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ पे टीएमसी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट, कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही जो है वो आगे रिकमेंडेशंस भेजती है। दिस इज इट। एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज दिस जंगल महल एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज इन वेस्ट बंगाल, बट सिमिलर साउंडिंग नेम, इट इज कॉल्ड राजमहल हिल्स, जो कि झारखंड में है। जहाँ पर अभी रिसेंटली जैन कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहाँ पर उनका जो पिलग्रिमेज साइट है समेत शिखर जी, जो कि वहाँ की हाईएस्ट पीक्स पारसनाथ हिल्स में है, उसको इको टूरिज्म जोन में डाल दिया गया था। एंड देन आफ्टरवर्ड सेंटर इंटरवीन्ड और उसको फिर से रिमूव करा गया उस जोन से, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल प्रोटेस्टेड कि ये हमारी जो रिलीजियस जो उस प्लेस की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम करेगा, तो इस वजह से इट वाज इन न्यूज़। बट जस्ट रिमेंबर कि राजमहल हिल्स इज इन झारखंड एंड दिस जंगल महल हिल्स दिस इज इन वेस्ट बंगाल। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़, due to that Odisha Balasore railway accident, there is this commission of railway safety that is in news, and it becomes very important for us. What is it? Commission of Railway Safety. Its headquarters is in Lucknow, and as the name suggests, कि ये जो भी मैटर्स हैं सेफ्टी ऑफ रेलवे ट्रेवल ऑपरेशंस इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एडवाइजरी, इन सब के काम को देखता होगा। नाम से ही पता चल रहा है काहे के लिए, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी फॉर द सेफ्टी ऑफ द रेलवेज। इट इज इट्स इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट इज इट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी
ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह और इन सबको करना, और ये उड़ीसा का एक्सीडेंट भी यही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। The important thing is it does not come under the Ministry of Railways. This is a point to remember because यहाँ पर ऑब्वियसली हम सोचेंगे भाई कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है, ये किसके अंदर आएगा? सिविल एविएशन में थोड़ा ना आएगा, बट यस सिविल एविएशन में ही आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ही है। क्यों ऐसा क्यों? इसमें कोई इतना खास रीजन नहीं दिया गया है, बट it is put simply is to keep the CRS insulated from the influence of country's railway establishment and prevent conflicts of interest, ताकि अगर कुछ भी ये कमीशन जांच कर रहा है तो ऊपर से कुछ प्रेशर ना आए रेलवे मिनिस्ट्री का कि आप इस तरीके से करिए, कोई इंस्ट्रक्शंस ना आए। मतलब बिल्कुल ही एकदम वैसी क्लियर जांच हो, ट्रांसपेरेंट जांच हो। इस वजह से देयर वाज वन मोर बॉडी दैट वाज ऑन न्यूज, दैट इज रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है जो भी हमारे पूरी कंट्री में रेलवे का ऑपरेशंस होते हैं, ये उनको उनके लिए रूल बनाता है, उनको रेगुलेट करता है। इट इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी टू असिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को असिस्ट करने के लिए भी ये बॉडी है। इसके बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं, और जो अभी करंट सिचुएशन है रेलवे बोर्ड्स की, यार दीज आर 21 रेलवे बोर्ड्स इन इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1905। तो अब आपको दो चीजें याद रखनी है, रेलवे बोर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर फॉर रेलवे सेफ्टी ये था उसके लिए, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ट्रेन एक्सीडेंट्स। ठीक हो गया। दीज आर द प्राइमरी railway zones. If you want to if you want to see, you can see from here. Sometimes a question is asked, I think last year in CDS or CAPF exam this question was asked कि ये वाला जोन किस में आएगा और ये वाला जोन किस में आएगा, so you can see it. Next thing is economy. There is this prepaid payment instruments that are in use. ये क्या होते हैं? कुछ भी आपके वॉलेट जैसे पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, जहाँ पर आप पहले से ही पैसे फीड करे रखते हो और फिर आप अपनी परचेज करते हो गुड्स की सर्विसेज, उसकी अगेंस्ट आपको मिलती है ना, दैट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। कि आपने पहले से ही पेमेंट कर रखी है आपने वॉलेट में, वॉलेट से आपको आगे करनी है, बैंक अकाउंट से आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है ना। इट कैन ओनली बी यूज इन INR एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल वॉलेट, स्मार्ट कार्ड्स। इवन जहाँ पर भी आप पहले ही पैसे फीड कर दे रहे हो, प्रीपेड लिखा है ना, जहाँ पर भी आप पहले ही पैसे फीड कर दे रहे हो, दैट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे मेट्रो कार्ड, कोई भी टोकन हो गया, बहुत सी चीजें होती हैं, दिस ऑल आर examples of prepaid payment instruments. The news is that RBI may extend दिस DICG से कवर, जो कि इंश्योरेंस के लिए मिलता है बैंक्स की डिपॉजिट्स में, अप टू ₹5 लाख। कुछ भी आपकी डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग्स हो, करंट अकाउंट हो, FD हो, RD हो, कुछ भी चीज हो, तो उसमें आपको 5 लाख तक कवर मिलता है। जो वो अब इसमें भी PPI, इसमें भी RBI दे सकता है। अभी इट इज स्टिल इन टॉक्स बिकॉज ये भी तो एक तरीके से नेचर ऑफ डिपॉजिट ही है ना यार। ये भी तो उड़ सकता है अगर कोई साइबर थ्रेट हो जाए, कोई हैकर्स आ जाएं, इस पैसे को कुछ भी अगर हुआ किसी के अकाउंट में, तो अभी तक इट इज अनइंश्योर्ड। कुछ डिफाइन नहीं है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पेटीएम की होगी, फोन पे की होगी, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी होगी, या कंज्यूमर की पूरी होगी, कुछ डिफाइंड नहीं है। तो इस वजह से RBI इज इन टॉक्स कि भाई DICG से कवर यहाँ पर भी दिया जा सकता है PPI को। ठीक हो गया, दिस वॉज द न्यूज। Second thing was there has recently been a massive hike in MSP because of two big reasons. The first is the general elections that are approaching the next year, 2024, and the second is El Nino effect. El Nino effect, I will explain you in this slide further, and some important points that needs to be noted is कि जो पैडी क्रॉप का जो MSP है, पिछले 4 साल में सबसे बड़ा इंक्रीज इसमें हुआ है। ₹143 पर क्विंटल इसके बढ़ाए गए हैं रेट, एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स।
सबके बढ़ाए गए हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये स्टेपल फूड है ना, 143 रुपीज़ पर क्विंटल इसके बढ़ाए गए हैं। और इट इट हैज़ बीन डन बिफोर सोइंग सीजन ऑल्सो, मतलब अभी सोइंग सीजन से पहले ही कर दिया है, टाइमली कर दिया है, कि ताकि प्रोडक्शन जो हो इंसेंटिवाइज हो। गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू टेक चांस बिकॉज द जनरल इलेक्शन इज अप्रोचिंग नेक्स्ट ईयर, और जो एल नीनो इफेक्ट है, इससे क्या होता है कि इंडिया वाले रीजन्स में और इधर को जो भी हमारे रीजन्स हैं, इंडोनेशिया, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर काफी ड्रॉट आता है। तो इस वजह से रेन इज वेरी क्रूशियल, है ना। रेन इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर द खारिफ क्रॉप एक्रिएजेस एंड द यील्ड्स। जो अभी हमारे खारिफ क्रॉप्स लगे हैं, जो लगेंगे, इनकी एक्रिएजेस और इनकी यील्ड के लिए भी काफी जरूरी है। दिस इज इट। हम अब देखेंगे कि एमएसपी का अनाउंस कैसे होता है, ऑल्दो इट इज स्टैटिक बट छोटा सा ही है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जो होती है सीएसीपी होती है, it recommends both MSP and FRP. FRP is only for sugarcane, although states also declare FRP, but CACP also declares FRP, है ना। इट एस्टिमेट्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर्स, जितना भी फार्मर का खर्चा आया है, सीड, फर्टिलाइजर, लेबर, वर्किंग कैपिटल, और जो भी उसकी फैमिली लेबर लगी है, क्योंकि बहुत से जो फार्मलैंड्स होते हैं, फार्म होल्डिंग्स होते हैं, वहाँ पर वुमेन्स भी काम करती हैं और लोग भी फैमिली के काम करते हैं, बट दैट इज अनपेड लेबर। अगर कोई उस फैमिली में नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई लेबर काम कर रहा होता और उसे पे करा जाता। तो इसलिए अनपेड लेबर की भी कॉस्ट जोड़ी जाती है, इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करा जाता है। दैट इज द ऑफिशियल एमएसपी। And the Cabinet Committee on Economic Affairs, headed by the PM, at last approves it and announces the MSP. This is it. You have to remember the two things, CACP and CCEA. दो यहाँ पर कमिटीज इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पर हेड होते हैं पीएम, यहाँ पर तो सेक्रेटरी होते हैं कोई। तो CACP, कमीशन फॉर एग्री कॉस्ट एंड प्रोड्यूस। The next thing that was in news was another 89,000 crore rupees package, revival package has been announced for BSNL, just because उसको 4G और 5G स्पेक्ट्रम की जो बैंडविड्थ है उसको अलॉट करी जाए, एंड जस्ट बिकॉज इट स्टेज इनटू द कंपटीशन बिटवीन जियो, एयरटेल एंड बी। तो इस वजह से अभी भी उसके रिवाइवल प्लान्स चालू हैं। दिस इज द थर्ड रिवाइवल पैकेज। 2019 में आया था, 22 में आया था, अब 23 में आया है। 89 ऑलमोस्ट 3.22 लाख करोड़ रुपीस का ये टोटल पैकेज हो चुके हैं। अभी तक इसमें हमने पैसे डाल दिए हैं। ऑल्दो द गवर्नमेंट इज वेरी पॉजिटिव ऑन बीएसएनएल, उसने कहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुधरा है, डेट कम हुआ है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अभी जो इस पैकेज का जो मेन पर्पस है वो है कि जो एयरवेव्स, जो स्पेक्ट्रम है 700 मेगाहर्ट्ज का, जो अभी तक सिर्फ जियो के पास है, वो इसको बीएसएनएल को, और बीएसएनएल को 4G और 5G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। दिस इज इट। द मेन रीजन इज टू मेंटेन द कॉम्पिटिटिव, जो एक आपस में चलता है इनका कंपटीशन, वो चालू रहे प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स, और क्योंकि अब एक ही गवर्नमेंट प्लेयर बचा है इसलिए। एंड बीएसएनएल की एक अपनी और इम्पोर्टेंस भी है कि जो रिमोट एरियाज है, जो नक्सल एरियाज है, वहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज नहीं जाते हैं अपने टावर लगाने, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर से उनको रेवेन्यू नहीं आएगा, वहाँ पर कम यूसेज है। बहुत से अदर फैक्टर्स भी हैं। बॉर्डर एरियाज में, नक्सल एरियाज में, जहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज नहीं होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है बीएसएनएल का होना बॉर्डर एरियाज में, जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन पर्पजेस। तो this is why BSNL is also very important. The next thing is RBI clears default loss guarantee arrangements between fintechs and banks. फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी क्या होता है कि एसबीआई ने, क्योंकि एसबीआई की इतनी रीच नहीं है मार्केट में जितनी डिजिटली जो ये अब नए नए ऐप आ गए हैं इनकी होगी लेजी पे में, तो एसबीआई इनको लोन दे देता है और ये आगे को लोन देते हैं। सपोज एक जना भी अगर डिफॉल्ट कर गया, तो पहले क्या होता था कि भाई लेजी पे कह देता था कि एसबीआई की जिम्मेदारी है, कि हमने एसबीआई के थ्रू लोन लिया है तो उसकी है। बट नहीं, अब आरबीआई ने कहा है
कि भाई जो लेजी पे है उसको भी थोड़ा सा पार्ट कंपनसेट करना पड़ेगा अगर कोई कस्टमर लोन डिफॉल्ट करता है तो। जस्ट बिकॉज दे हैव मोर एक्सेस टू मार्केट, तो एसबीआई डायरेक्टली इनको लोन दे देता है ना। एसबीआई कहाँ तक इन इतने लोगों में रीच बनाएगा। एंड तो मतलब वो रूल्स बनाए गए हैं कि जो जो ये अंडर द गाइडलाइंस द रेगुलेटेड एंटिटीज कैन एंटर इनटू डिफॉल्ट लॉस गारंटी अरेंजमेंट्स ओनली विद अ लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर। जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइड्स करता है, जो भी लोन एप्स हैं, यही यही इस गारंटी इस अरेंजमेंट के अंदर एप्लीकेबल होंगे। और इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन, दिस इज इट। यहाँ पर कहा गया है कि सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है कि बैंक अगर उसे लगे तो एक वो पूल ऑफ लोन के अगेंस्ट एक तरीके से क्रेडिट प्रोटेक्शन ले सकता है फ्रॉम एन इन्वेस्टर। और अगर वो लोन का पूल में से कोई भी लोन डिफॉल्ट कर जाए तो इन्वेस्टर उसको रियम्बर्स करेगा, कंपनसेट करेगा। मगर ये वो चीज नहीं है, सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन का ये चीज एग्जांपल नहीं है, ये आरबीआई ने कहा है। जस्ट बिकॉज दिस टर्म वाज इन न्यूज आई एक्सप्लेन्ड इट हियर कि यहाँ पर कहा है ना सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन का ये एग्जांपल, इट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन, बस दिस इज इट। El Nino returns after 7 years. June arrival likely to impact second half of monsoon. एल नीनो क्या होता है? तीन फेज होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है न्यूट्रल फेज, एक होता है एल नीनो, एक होता है ला नीना। इन तीनों में जो एल नीनो होता है वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ला नीना इंडिया के लिए बेनिफिशियल होता है। एल नीनो में क्या होता है, ऑल्दो आप लोगों ने स्टैटिक में पढ़ा होगा, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू इन वेरी शॉर्ट। पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स चलती हैं जो कि ओशियन करेंट्स को इधर को शिफ्ट करती हैं, तो वो न्यूट्रल फेज वाली बात होती है। बट लेट्स कम टू द एल नीनो फेज। एल नीनो में क्या होता है, जब ट्रेड विंड्स जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही होती हैं वो जब वीकन हो जाती हैं तो दे टर्न इनटू वेस्टर्लीज, और वो वेस्ट से ईस्ट को पानी फेंकने लग जाती है, मतलब पानी का करंट का फ्लो उधर को करने लग जाती है, जो कि यहाँ पर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, फिर नॉर्थ अमेरिकन है, इस तरीके से। तो इस कोस्ट की तरफ को पानी फेंकने लग जाती है। उससे क्या होता है कि फिर वही नॉर्मल जो ज्योग्राफिकल प्रोसेस होती है, वहाँ पर हीट ह्यूमिडिटी बढ़ती है, फिर इवेपोरेशन होता है, फिर बारिश होती है, इस एरिया में फ्लड्स आती हैं, वो सब चीज़ें होती है। साउथ अमेरिकन अमेरिकन कॉन्टिनेंट पूरा वहाँ पर फ्लड्स रेनफॉल होती है। मगर जो ये वाला कॉन्टिनेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, जो भी यहाँ पर एरियाज हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन हो जाती है, लेस रेनफॉल होती है, और इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। दिस इज इट। एल नीनो में बस इतना ही होता है, जस्ट आई एम टेलिंग यू इन वेरी शॉर्ट। तो एल नीनो हैज रिटर्न आफ्टर 7 years। अभी तक ला नीना वाला फेज चल रहा था, मगर अब एल नीनो आ गया है। एक बार देख लेते हैं कि इससे क्या क्या होता है। जो भी ग्लोबल वेदर पैटर्न्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इससे जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है, क्योंकि इस तरफ को ज़्यादा लैंड मास है और इस तरफ को ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो इस वजह से जो हमारी जो ग्लोबल लिमिट है 1.5 डिग्री सेल्सियस वाली लिमिट, वो भी ब्रीच हो सकती है इस बार, ऐसा कह रहे हैं। और अभी तक जो हमने इवेंट्स देखने को मिले हैं, जो प्रीकर्सर इवेंट्स हैं, इस बार काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट थी यूरोप वाले एरिया में, स्पेन में एक्सटेंसिव वाइल्ड फायर्स हुए हैं, कनाडा में आप सभी ने अभी फोटोज देखी होंगी, जो अनब्रीथेबल स्काईज, मतलब जो वो एक बहुत डार्क फोटो आई थी जहाँ पे काफी स्मोक हो रहा था न्यूयॉर्क सिटी में, वो सब। तो दीज आर द प्रीकर्सर इवेंट्स, एज people are saying, as the experts are saying. One more fact to be noted is all instances of drought in India over last 20 years have been in El Nino years। जो भी इंडिया में ड्रॉट्स आई हैं वो सब पिछले 20 साल में जब भी एल नीनो ईयर चल रहे थे तभी आई हैं। और एल नीनो ने सिर्फ ग्लोबली वेदर को और ऐसे क्लाइमेटिकली अफेक्ट नहीं करा है, वो इकोनॉमिकली भी अफेक्ट डालता है ऑन द ग्लोबल इन्फ्लेशन, एडिंग टू द इंक्रीज कमोडिटी प्राइसेस लाइक क्रूड एंड एनर्जी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एंड इट ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द growth of the economies, especially for the countries like Brazil, India, Australia. These are the countries that are more prone to El Nino effect.
This is it. The next thing is editorials. Repairing a lifeline. Again, due to the Balasore accident, a lot of train editorials are in news. So मुझे जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, यूटिलिटी लगी जिस एडिटोरियल की, वो ये था। इसका मैं आपको टोटल अगर इस एडिटोरियल का सार बताऊं तो वो बस इतना है कि हम इंडियन रेलवेज अभी ग्लोबली स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे है। हमें बहुत सारा एक्सपेंशन करना है अभी, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है ऑन रेलवे ट्रैक्स, ऑन द ट्रेन्स, टू इंक्रीज द स्पीड, टू इंक्रीज द इन द सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इन द सेफ्टी टेक्नोलॉजी। बस ये है। मगर तब भी मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बताता हूँ। सी व्हाट द राइटर वांट टू से इज कि जो पैसेंजर ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं वो काफ़ी रेयर है डेवलप्ड वर्ल्ड्स में, जैसे कि यूरोपियन नेशंस में, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, इन सब नेशंस में। चाइना, जापान, टर्की, इवन इनमें भी काफ़ी कम है, जहाँ की एवरेज स्पीड ही 150 किलोमीटर पर आवर है एक पैसेंजर ट्रेन की। कैन यू इमेजिन? जहाँ इंडिया में सिर्फ 50 किलोमीटर पर आवर है एक एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की, वहाँ एवरेज स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। इतनी हल्की स्पीड होने के बावजूद भी इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट्स और ट्रेन मलफंक्शन होते रहते हैं, है ना? वहाँ जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ की टॉप स्पीड्स 250 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर वहाँ तक पहुँच जाती हैं। सो व्हाट इज दैट कि इतनी स्लो स्पीड में भी, इतनी स्लो एवरेज स्पीड में भी हमारे वहाँ इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। चाइना का जो रेलवे नेटवर्क है वो, क्योंकि वही एक कंपेरेबल स्टेट है, क्योंकि और स्टेट्स जो हैं और जो नेशंस हैं वो इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्मॉल है साइज में, है ना? जहाँ की भी हम बात कर रहे हैं, टर्की, फ्रांस, ये सब इंडिया के मुकाबले काफ़ी छोटे हैं, तो वहाँ से कंपैरिजन सही नहीं रहेगा। चाइना वुड बी अ बेटर कंपैरिजन, क्योंकि उनका साइज और हमारा साइज ऑलमोस्ट सेम तो नहीं है, मगर इट इज़ कंपेरेबल। 1995 से 2010 में ये जो फेज था, यहाँ पर चाइना ने अपने अपग्रेड्स करे। चाइना का जो अभी करंट रूट लेंथ है वो है टोटल, जो उसकी कवरेज है ट्रेन एरिया की, जो ट्रेन ट्रैक्स बिछे हुए हैं वो हैं 1,55,000 किलोमीटर्स में। 1,55,000 किलोमीटर्स, वेरस इंडिया के 68,000 के अराउंड है, 68,000 किलोमीटर्स। सो अभी दुगनी है चाइना की जो रेलवे नेटवर्क है, वो दुगना है इंडिया से। और वो क्यों हुआ? क्योंकि 1995 से 2010 के फेज में इन्होंने काफ़ी अपने अपग्रेड्स करे, अपनी टेक्नोलॉजीज में, अपने ट्रैक्स में काफ़ी सारे अपग्रेड्स करे, तो इस वजह से वो काफ़ी आगे हैं आज हमसे। 2017 में एक मिशन रफ्तार लॉन्च हुआ था 2017 में, जिसका गोल था कि जो हमारी एवरेज स्पीड है जो पैसेंजर ट्रेन की, हम उसे 50% से बढ़ाएंगे। मतलब अगर अभी 50 किलोमीटर पर आवर है तो हम उसे 75 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर तक करेंगे, 5 आवर्स तक, मतलब 5 साल में। 2022 चले गया है, मगर दिस टारगेट वाज नॉट अचीव्ड। मिशन रफ्तार डिड नॉट सक्सीडेड। क्यों नहीं हुआ? काफी सारे रीजंस हैं। एक तो इंडियन रेलवे ट्रैक्स में काफी कंजेशन है, हर समय ट्रेन चलती रहती हैं, काफी बिजी रेलवे लाइंस है हमारी, और पंक्चुअलिटी नहीं है। कंजेशन की वजह से काम होने में दिक्कत होती है, अगर आप डिले करें तो फिर लोगों को दिक्कत होती है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं, दिस आर द रीजंस। हमारे वहाँ इंडियन रेलवेज में काफ़ी स्लोली काम होता है, पंक्चुअलिटी नहीं है ना? 2005 में जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स बने थे, 2005 में शुरू होने वाले, अब आप बिलीव नहीं करोगे 20 साल होने को हैं, बट दे आर स्टिल नॉट completed. They are saying still 2-3 years would be taken and they would be completed. तो जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो कि बहुत क्रूशियल है फॉर इंडस्ट्रियल यूज ऑल्सो, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बस उसमें बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड। क्या करना चाहिए हमें? मोर एफिशिएंटली स्पेंड करना चाहिए ऑन रेलवे ट्रैक्स, ऑन द रेलवे स्पीड्स, ऑन द सेफ्टी मैकेनिज्म। इन सब चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और बस, दिस इज द आर्टिकल, बस इतना ही कह रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज IR। दिस वाज इन न्यूज। नोवा Kakhovka Dam, although not name is not important for our UPSC exam, although this might be asked in CDS, CAPF, these kind of exam, बट हमारे यूपीएससी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बट ये जरूरी है
कि निप्रो रिवर पे ये है। नाइपर रिवर, निप्रो रिवर, जो भी कहो आप, सेम नेम है। एंड बस हमें इतना जानना है। रशिया कह रहा है कि ये यूक्रेन ने करा है, यूक्रेन कह रहा है रशिया ने करा है, ब्लेम गेम जारी है। मगर हमें ये जानना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो नोवा खकोवका डैम है, इट इज ऑन नाइपर रिवर। इट passes through Kiev and falls into the Black Sea. जस्ट फॉर द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, मैंने आपके लिए बता रखा है कि ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर गिरती हैं। एक तो नाइपर हो गई, दूसरी है साउथबर्ग रिवर, ये भी यूक्रेन से आती है। नाइपर रिवर ऑल्दो रशिया से आती है, मगर इट पासेस थ्रू कीव एंड इट फॉल्स इनटू द ब्लैक सी। डेन्यूबे रिवर जर्मनी से आती है, नेस्टर रिवर यूक्रेन से आती है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट वन मस्ट रिमेंबर, क्योंकि ये सब न्यूज में, ये एरिया दैट दिस होल conflict zone is in news. I have got this map for you from Financial Times. यहाँ पर कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर ये डैम था, और यूक्रेन कह रहा है कि ये रशिया ने कराया। अगर रशिया करेगा तो यहाँ पर जो ये रेड एरिया, ये रशिया एक्वायर्ड एरिया है, तो ये सब इसी को अफेक्ट करेगा। मगर रशिया कह रहा है यूक्रेन ने कराया। तो द वाटर हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। पूरा इस ये एरिया पूरा अफेक्ट हुआ है। तो बस हमें लोकेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डैम की, बट जस्ट बिकॉज इट वाज इन न्यूज, आई एम टेलिंग यू दिस इज द निप्रो रिवर। दिस इज द निप्रो रिवर एंड इट फॉल्स इनटू द ब्लैक सी। बस ये एरिया हमें पता होना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई टोल्ड यू। The next thing was science and technology. So there was this Apple event that happened. You all would have seen the videos. I'll be attaching one good video for you in this iCards. There was this new AR headset. You might see it in the video. I'll be attaching it here. मगर अब आपको जानने के लिए क्यों क्या है कि AR हेडसेट, दिस इज अ वेरी ब्रेक थ्रू AR हेडसेट। यहाँ पर हम आंखों में जो गैजेट है इसको लगा कर, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फोन। इट immerses itself so sublimely, so perfectly कि ये बहुत ही, जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उसमें हमें फ़ोन दिखता है। हमारे आँख के मूवमेंट्स, हमारे हाथों के मूवमेंट के थ्रू हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन रियलिटी ऑल्सो। तो मैंने आपको एक लिस्ट बनाई है। AR होती है कि जहाँ पर हमें रियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड के साथ मिलता है, और उसमें कुछ डिजिटल एलिमेंट्स भी होते हैं। सपोज आप अपने कमरे में बैठे हो, तो आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगी, वहां पर ऐसे ऐप दिखेंगे आपको आपकी आंखों के सामने। सो दिस इज AR। वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एग्जांपल वाज व्हेन पोकेमॉन गो, दैट गेम वाज लॉन्च्ड। दैट वाज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ AR, है ना, क्योंकि आप फिजिकल एनवायरनमेंट से भी मर्ज कर रहे हो, मगर कुछ डिजिटल एलिमेंट्स भी हैं उसमें। देन दैट इज VR, जो कि मीटा है, मेटावर्स। दैट इज टोटली डिजिटल एलिमेंट, जहाँ पर आपको फिजिकल दुनिया कुछ नहीं दिखेगी, सब कुछ डिजिटली होगा। MR मिक्स रियलिटी, जहाँ पर रियल वर्ल्ड और डिजिटल एलिमेंट्स दोनों इंटरेक्ट करते हैं। वो जगह कहाँ है, जो ये आप लोग इंस्टा फिल्टर यूज करते हो, स्नैपचैट फिल्टर यूज करते हो, उसमें फिजिकल वर्ल्ड भी होता है, मगर डिजिटल एलिमेंट्स भी होते हैं, जो भी उसमें इम्प्रोवाइजेशन आते हैं उस फिल्टर्स के थ्रू। तो वहाँ पर दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। XR तो एक अम्ब्रेला टर्म है। XR means extended reality. That is an umbrella term that covers all different technologies, AR, MR, and VR. I have attached this map with you. This is it, augmented reality. You can read it here. This is the map. एक्सटेंडेड रियलिटी तो एक पूरा सा सर्कल है, उसके अंदर ये सब आते हैं, और सब थोड़े थोड़े सब आपस में ओवरलैप करती हैं चीजें। Okay, there was this very good article that I found. Superbugs, what are superbugs? AI ने हेल्प करा है एंटीबायोटिक बनाने के लिए एक सुपरबग का। Superbugs are bacteria that are resistant to several types of antibiotics and are difficult to treat. Antibiotics जो हम खाते हैं, उनको उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं बहुत से बैक्टीरिया, है ना। हमने इन्वायरमेंट में एक चीज कॉन्सेप्ट पढ़ा था साइंस में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दैट इज इट। सुपरबग्स वही होते हैं जो रेसिस्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स को, अपना काम नहीं करने देते हैं। सो देयर वाज दिस एकिनेटोबैक्टर बाउमानी। दिस वाज termed as world's most dangerous antibiotic-resistant bacteria by WHO. It causes pneumonia, meningitis, infect wounds leading to death. Meningitis is a brain inflammation and a brain infection
that spreads to the nerves and also to the spinal cords. So Acinetobacter baumannii ये काफी खतरनाक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था। तो इसके लिए अभी तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिला था, मगर अब एआई के एल्गोरिथम्स को यूज करके इसके लिए हमने एंटीबायोटिक बना लिया है। We have ascertained the exact chemicals to treat superbugs. Ascertaining exact chemicals to treat superbugs need time कि भाई एग्जैक्ट केमिकल्स क्या लगेंगे, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हर चीज को करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट ड्यू टू एल्गोरिथम्स इट वाज सॉल्व्ड क्विकली बाय एआई। सेवरल केमिकल्स मतलब ऑलमोस्ट 7,500 केमिकल्स वर फीड इनटू अ मशीन लर्निंग मॉडल कि इस सुपर बग के अगेंस्ट इस केमिकल की क्या इफेक्टिवनेस है। और फिर वो मतलब दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस कि कैसे करा, मगर एक वो जो ये मॉडल बनाया एल्गोरिथम का मॉडल, इसको लेकर यहाँ पर इसने मशीन लर्निंग के थ्रू एआई ने इसको सॉल्व कर दिया और हमें कुछ 9 या 10 मेरे ख्याल से वो दिए, जो फाइनल कंपाउंड्स दिए जिसके थ्रू हम फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इट बिकेम वेरी इजी। नेक्स्ट थिंग, सैम ऑल्टमैन, the man of the hour, CEO of OpenAI and ChatGPT. There was this article called AI Good, Bad and Ugly. तो हमें क्या concerns हैं उसके, ये जानना है। Recently a Senate hearing happened. You can watch it if you want. There are a lot of important things, a lot of clear, मतलब काफी clarity मिली। मैंने Senate hearing देखी है, I will attach it here. उसमें काफी सारी जो क्वेरीज थी, जो कंसर्न्स थे, सैम ऑल्टमैन ने उनको आंसर करा है। तो यू कैन ऑल्सो वॉच इट, यू वुड गेट अ क्लैरिटी कि भाई ये जो जनरेटिव एआई वाली जो चीज़ है पूरी, ये क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, कहाँ पे डेंजरस है। सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि एक नई रेगुलेटिंग एजेंसी बननी चाहिए जो कि एआई कंपनीज को लाइसेंस करेगी, स्पेशली एआई कंपनीज को। दूसरा था, उनके कुछ कंसर्न थे कि एआई कैन गो रॉन्ग, गिव रॉन्ग आंसर्स एंड आइडियाज। बिल्कुल भाई, चैट जीपीटी अगर आप लोगों ने यूज करा होगा तो बहुत सी बार हम कुछ पूछते हैं, इवन आप कुछ यूपीएससी का भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछो और फिर अगर आप उसमें अपना करेक्ट आंसर लिखो तो फिर वो कहता है ओ आई एम सॉरी, यस इट वाज द रॉन्ग आंसर। तो इस तरीके से एआई, उन्होंने कहा है कि इट इज वेरी श्योर एआई इज गोइंग टू रिप्लेस द जॉब्स। AI can be used to spread misinformation. There were some viral pictures, if you would have seen. There is this Mid Journey app that is creating the news. वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो अरेस्ट होने वाली वीडियो फोटोज थी वो वायरल हो गई थी, जो बाइडेन की, इलॉन मस्क की। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गेटिंग वायरल because there are elections next year in USA, in India. So this becomes very crucial कि एआई के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन वेरी इजीली स्प्रेड हो सकती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट करना कि भाई ये रियल है या फेक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट वाया एआई। सब्सिक्वेंटली इन यूएस टेक्निकल सर्कल्स, जो भी एलॉन मस्क है और गूगल का जो बार्ड है, उन सब के बीच में काफ़ी डिस्कशंस हुई, काफ़ी एग्रीमेंट हुए और वो कॉशियस हो गए कि भाई अभी के लिए हम GPT-4+ के अबव के सिस्टम जो हैं, जैसे GPT-5 आने वाला था, उसके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि it can also it can also have a risk in our it can also have the risk of extinction. Humans can also have a risk of extinction from AI. तो इसलिए अभी जो यूज हो रहा है एआई का वो वेपन्स में हो रहा है। यूक्रेन में एआई पावर्ड ड्रोन्स यूज हो सकते हैं। अभी तो एक इंसान होता है, वो उसके हाथ में रिमोट कंट्रोलर होता है, वो फिर टारगेट फिक्स करता है। मगर एआई ड्रोन्स में क्या होगा, एआई अपने खुद दिमाग से कोई, बट वही तो जानना है ना कि वो सिविलियन और जो वहाँ का जो एनिमी है उसके बीच में डिफरेंशिएट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। एआई खुद टारगेट फिक्स कर देगा, खुद मार देगा। तो दीज आर द थिंग्स, यूक्रेन में एआई पावर ड्रोन्स यूज हो सकते हैं, कार्स में यूज होता है, लीगल मीमो में हम राइट करने के लिए यूज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, हम काफ़ी अपने ऐसे राइटिंग इन सब में भी काफ़ी यूज हो रहा है। तो लास्ट में इस ऐसे का क्या है, वही जो हम कंक्लूजन में लिखते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि a proper balance between technological gains and harmful
effects of AI needs to be established with proper education being imparted to the people. That is it. That was it for the video. Thank you for listening me, and I'll be back with the new video very soon this time. Thank you. Thank you for listening me.